नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि पीजीटी हिंदी का सिलेबस बताया जाए, जिन बच्चों ने एसटेट पीजीटी हिंदी से देना है। लेकिन कुछ का कहना था कि मैम वैकेंसी तो नहीं है। भाई ये तो सच है कि वैकेंसी नहीं है। हिंदी जैसे मुख्य सब्जेक्ट की टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तीनों ही लेवल पे हिंदी की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन मेवात कैडर में है। मेवात कैडर में टीजीटी की भी है और पीजीटी की भी है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको कहीं ना कहीं तो इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो एस्टेट के सिलेबस की बात करें तो कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है इसका। मैंने जितना मेरे को पता है, मैंने अपनी नॉलेज के अनुसार आपको इसका सिलेबस बता रही हूँ और 90% इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। पढ़ना उतना ही है, स्मार्ट स्टडी करनी है जितने से आपका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है आपको, करनी है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के मैं अपने ऑफलाइन बच्चों की तरह आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। हिंदी व्याकरण पढ़नी है। हिंदी व्याकरण का क्या फ़ायदा होगा? पहले तो आपको कॉमन पेपर में 15 नंबर की हिंदी क्लियर होएगी, ठीक है। उसके बाद 15 से 20, कभी 25 प्रश्न भी हिंदी व्याकरण से आपके सब्जेक्ट में आ जाएंगे, जो आपने 60 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर देना है, ठीक है। तो आपको डबल फ़ायदा है हिंदी व्याकरण पढ़ने का। लेकिन पीजीटी लेवल पर क्या है कि आपको रस, छंद, अलंकार ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें पढ़ना क्या है, आपको रस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके जो भाव, अनुभाव, स्थायी भाव होते हैं वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। छंद की पहचान और उनके कौन से मात्रिक छंद है, इस तरह से आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। अलंकार में अलंकार की विशेषताएं पता होनी चाहिए, जैसे जमक अलंकार है, चाहे उपमा अलंकार है। अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको 4 इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से उपमा अलंकार की विशेषता कौन सी नहीं है, या इनमें से जमक अलंकार की विशेषता कौन सी है, ठीक है। तो आपको उनके बारे में पूरे का पूरा पता होना चाहिए कि उपमा अलंकार में ये होता है, रूपक में ये होता है, उत्प्रेक्षा में ये होता है, ठीक है। आपको हिंदी व्याकरण पूरे अच्छे तरीके से करनी है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा के आप लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहे हो तो उसका आपको अच्छे से परिचय पढ़ना है और कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। चाहे आप ज़्यादा डीप में ना जाएं, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने कहा है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, नरेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या नाम दिया है, गणपति जी ने क्या दिया है। इस तरह से जो नाम दिए गए हैं हिंदी साहित्य को अलग अलग, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ये तो हो गया नामकरण। उसके बाद आ गया आदिकाल। आदिकाल में आपने रासो काव्य पढ़ना है, ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो का है, उसमें है। इसके अलावा नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, वो सब कुछ आपने देखना है। नाथ कितने थे, सिद्ध कितने थे, ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर आगे आ गया भक्ति काल। भक्ति काल में मेनली आपको क्या पढ़ना है, भक्ति काल के प्रमुख जो संप्रदाय हैं, ठीक है, और किस किस से संबंधित हैं वो संप्रदाय। फिर निर्गुण कवि पढ़ने हैं और उनका काव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कबीर जी हैं, ठीक है, कबीर हैं, गुरु नानक देव जी हैं, मलूक दास जी हैं, रैदास जी हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए निर्गुण काव्यधारा के, ठीक है। सगुण काव्यधारा में, निर्गुण में संत काव्यधारा भी पढ़नी है और सूफी काव्यधारा भी पढ़नी है। आपको पता है कि 2 काव्यधारा धाराएं थी। सूफी काव्य में जायसी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सगुण में राम काव्य है, कृष्ण काव्य है। सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ना है, ठीक है। कृष्ण काव्य में आपको सूरदास जी को पढ़ना है, मीरा को पढ़ना है। राम काव्य में तुलसीदास जी हैं, उनकी जो रामचरितमानस है वो पढ़नी है अच्छे से, मतलब कि पूरी नहीं पढ़नी, उसके जो मेन पार्ट हैं वो आपको देखने, इतना आपको पता होना चाहिए। आदिकाल में आप विद्यापति को
अच्छे से कर लेना, अमीर खुसरो को देख लेना, ठीक है। इसके अलावा रीतिकाल पढ़ना है। फिर आ गया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन सबको आपको देखना है। रीतिकाल में घनानंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी आ गए। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, मतलब कि इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किस काल की कौन सी मुख्य कृति है, रचना है, उसका मतलब कि राइटर है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा छायावाद में जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनको जो पुरस्कार मिले हैं, उस तरह से इससे रिलेटेड आपको प्रश्न करने हैं। फिर आ गया हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। जैसे हिंदी उपन्यास है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था, उसको किस उपन्यास को पहला किस इतिहासकार ने माना है और किसको किसने माना है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। हिंदी कहानी में भी ये इसी तरह से प्रश्न करने हैं। इसी तरह नाटक, निबंध, आलोचना, ये चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आ गया हिंदी साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, जैसे रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, यात्रा साहित्य कह लीजिए, यात्रा वृत्तांत कह लीजिए, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, इनके बारे में आपको मतलब कि ये होना चाहिए कि ये चीज़ ये होती है, ठीक है। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। भारतीय काव्य शास्त्र आप एस्टेट का पेपर उठा के देखो, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है यहाँ से भारतीय मतलब कि प्रश्न ना पूछे गए हों। अब बात आती है कि भारतीय काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ने हैं प्रमुख काव्य संप्रदाय। ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसमें 7-8 संप्रदाय हैं और उनको किस किस ने मतलब कि उसके जो प्रतिपादक हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। संप्रदाय पढ़ने हैं, उनके सिद्धांत देख लेने हैं। फिर काव्य के लक्षण क्या होते हैं, काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं, शब्द शक्तियाँ, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। फिर उसके आगे भेद दिए होते हैं, भेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे काव्य गुण मुख्य रूप से माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये अच्छे से देखने, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ पर माधुर्य गुण आता है, कहाँ पर ओज गुण आता है। फिर काव्य दोष भी इसी तरह से आपको पढ़ने हैं, दोष से प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो ये ऐसा पार्ट है काव्य शास्त्र का, ज़्यादा दिन नहीं, मतलब कि आप रेगुलर इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे कि एक बार में आपको टफ लगेगा, दूसरी बार में थोड़ा आसान लगेगा, तीसरी बार में आपको अपना सा लगने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको इस पार्ट से आने वाला प्रश्न गलत नहीं होगा और प्रश्न यहाँ से हमेशा 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 के लिए आता है, ठीक है। ऐसा पार्ट है, आपको करना ही पड़ेगा आपको, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें तो 1-2 प्रश्न वहाँ से भी पूछे जाते हैं। उसमें आप अरस्तु को कर लेना, इलियट है, इसी तरह से 1-2 जो मेन है वो उसमें आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आ गया जो फ्री के नंबर कह सकते हैं, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में ये नहीं है कि आपको बुक उठाई और सारी पढ़ते चलो, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। पीजीटी वाले बच्चे 9 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी की हिंदी की किताबें हैं जो 2-2 हैं, हर क्लास में 2 है, 9वीं में भी 2 है, 10वीं में 2 है, इस तरह से पूरी 8 किताबें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 8। उसमें जो इंडेक्स होता है 2020 वाला पेपर आप देखना, उसमें इंडेक्स से ही 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 9वीं से 12वीं तक जो हिंदी पढ़ाई जा रही है उसमें जो रचनाएं हैं, उनके जो राइटर हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। रचना किस विधा से है, जैसे रचना का नाम दिया, पूछ लिया कि ये संस्मरण है, रिपोर्टाज है या ये यात्रा वृत्तांत है, और ये किस काव्य संग्रह से है, ये एकांगी संग्रह से है। इसी तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। सारा निचोड़ ये है कि आपको हर किताब की रचनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा जो रचनाओं के राइटर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है। अगर टीजीटी वाले बच्चे हैं वो 6th 7th 8th की बुक्स एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी, ये काव्य वाला पार्ट और व्याकरण अच्छे से कर लोगे
तो आप आराम से पेपर अपना पास कर लोगे। 40 से ज़्यादा आप नंबर ले लोगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है, जैसे रचनाएं हैं, आदिकाल से लेके शायवाद, प्रगतिवाद, बहुत सारी रचनाएं हो जाती हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, नहीं याद रहती। तो पढ़ना तो आपको सारा ही, देखना तो सारा ही है, लेकिन ज़्यादा आपको भारतीय काव्य शास्त्र पर और एनसीईआरटी व्याकरण पर फोकस करना है। इससे आपका पेपर 95% तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत रहेगा उसमें, अगर आपने देखी होंगी रचनाएं तो सही भी हो सकते हैं प्रश्न। भाई मैंने तो, जैसे मैंने खुद तैयारी की थी, अपने हिसाब से क्लियरली आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगर मेरी गाइडेंस अच्छी लगी तो कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ी बहुत हेल्प हो सकी तो मैं आपकी इस सिलेबस को कवर कराने में ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।